नमस्कार आप सभी का। और जैसा कि आपको पता है सीटेट की जो परीक्षा है वो 8 फरवरी को है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है कि आपका जो एडमिट कार्ड है इसके लिए आप परेशान ना होइए, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। 7 दिन पहले आपका सीटेट का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है 31 जनवरी से आपको एकदम अप टू डेट रहना है अपने एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। रही बात अगर मार्किंग स्कीम की हम बात कर लें तो आपको पता है 150 क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, राइट। नेगेटिव मार्किंग अभी है नहीं, नेगेटिव मार्किंग अभी है नहीं, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ठीक है। जनरल आपको कभी भी याद रखिएगा, जनरल क्वालिफाई करने के लिए आपको 60% मार्क्स लाने हैं सीटेट में, यानी 60% बोले तो 90 मार्क्स मिनिमम आपके आएंगे तो आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर भाई सीटेट में आपके 90 से कम यानी 89 मार्क्स भी आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, ठीक है। जबकि जो और सीटें हैं जैसे आरक्षित, उनको दिया गया है 55%, उनको क्या है 55% दिया गया है। लेकिन हम आपको फिर बता दें कि जब आप पूरे जनरल में ही, जब आपका बात पूरे ऑल ओवर इंडिया की आती है, ठीक है, तो याद रखिएगा आपको 90 मार्क्स ही चेक किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी से ही आपको फॉलो किया जाता है इन सीटेट में। तो आप ये सोच के देखिए कि आपको 90 नंबर से तो कम लाने ही नहीं, ठीक है। चलिए और बात करें। अच्छा, एक चीज और है, आपको पता है पहले सीटेट क्या होता था, पहले 7 साल के लिए था, ठीक है, कि आपको हर 7 साल पे आपको सीटेट की परीक्षा पास करनी होती थी। अब आप एक बार पास कर लीजिए, आजीवन आप क्या है पास माने जाएंगे, ठीक है। तो सीटेट के लिए आप लोग, फिर मैंने कहा बहुत टफ नहीं है, 60% लाना जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत टफ नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर नेगेटिव मार्किंग होती, भाई मैंने क्या बोला, अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा सा मैं मान लेती कि हाँ 60% लाना थोड़ा सा टफ है। अभी क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए आप आराम से क्या कर सकते हैं 60% मार्क्स लेके आइए, यानी कि 90 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 90 क्वेश्चन क्या करने हैं, सही करने हैं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फिर से आपकी जो परीक्षा है वो 8 फरवरी 2026 को है, ठीक है। एग्जाम शिफ्ट आपको पता ही है, 2 शिफ्ट में आपकी परीक्षा होती है, पहला शिफ्ट होता है, दूसरा शिफ्ट होता है। पहला शिफ्ट आपका मॉर्निंग में होता है, मॉर्निंग में आपका 1 से लेकर के 5 यानी कि जो प्राथमिक लेवल की है वो आपकी परीक्षा होती है, जबकि जूनियर वाली परीक्षा आपकी क्या होती है, सेकेंड मीटिंग में होती है, ठीक है, जो कि 6 to 8 के लिए वैलिड होती है, ठीक है। तो मेरी जो कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, और आज बसंत पंचमी का अवसर है, तो मैं सरस्वती जी से बस यही चाहूंगी, यही कहीं ना कहीं आप लोग के लिए विश चाहूंगी कि आप लोग सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। और भाई जहां जहां आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेहनत से कर रहे हैं, तन मन धन से आप लगे हुए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाए और अपनी एक सीट आप रिजर्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए उसी रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे, इसी रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की, कि कुछ क्वेश्चंस हम आपको करा रहे थे, आपको हम करा रहे थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ऐसा सेट बता दीजिए प्लांट का जिसमें बाईसेक्सुअल फ्लावर हो, क्या हो, बाईसेक्सुअल फ्लावर हो, ठीक है। आपको ये दिया, अब देखो इतना आसान पेपर, मैंने फिर कहा इतना आसान पेपर साइंस का नहीं बनता है, क्योंकि भाई आप साइंस के ही टीचर हैं। अगर आप साइंस के टीचर 6 to 8 आपने बीएससी कर रखी है, तो ये जो पेपर अभी आप फिर उठा के देखिएगा, एनसीईआरटी ही सफिशियंट है। हाँ भाई, ये जो एनसीईआरटी उठाई है इन्होंने, ये क्लास 12th बायोलॉजी की, क्लास 12th बायोलॉजी की। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अभी जाइए क्लास 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको आइडिया एलिमेंट्री आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है बाईसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है। बाईसेक्सुअल फ्लावर बोले तो जिसमें मेल और फीमेल, क्या बोला हमने, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हो, एक साथ ही हो, क्या हो, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ हो। तो आपको ऑप्शन में देख लो, आप सबसे पहले देखते हो, सबसे पहले अगर आपको कहीं दिख रहा हो मस्टर्ड, तो मस्टर्ड कैसा होता है, बाईसेक्सुअल। मस्टर्ड एक ऐसा पौधा है जिसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, सेम पौधे पे होते हैं। सेम पिटूनिया भी आपका क्या है, आपका बाईसेक्सुअल है, और रोज भी आपका क्या है, बाईसेक्सुअल है, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, गलत कथन बताना है, क्या है, गलत कथन बताना है। तो आप हाईलाइट कर लो, जो सही गलत पूछा है बस उसको हाईलाइट कर लो। कह रहा है जो क्लेई सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल, जो क्ले वाली मिट्टी होती है, क्ले वाली, उसमें एयर जो है वो लोमी सॉइल से ज्यादा होती है। तो मैं आपको फिर बता दूं, आपको फिर बता दूं, जो क्ले सॉइल होती है वो चिकनी होती है, उसमें पोर्स कम होते हैं। फिर से सुन लो, ये जो क्लेई सॉइल है इसमें पोर बोले तो छिद्र, जो छिद्र होता है, जैसे आपने इसको क्या किया, पानी में घोला, तो आप देखेंगे जो पोर्स है यानी कि जो छिद्र है
वो कम होते हैं। छिद्र क्या होते हैं? कम होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो छिद्र कम होने का मतलब ये है कि इसमें एयर आसानी से नहीं जाएगी, एयर आसानी से नहीं जाएगी। तो यानी कि ये क्या होगी, ये जो होगी वो क्या होगी, लेस एयरेटेड। क्या होगी? लेस एयरेटेड, मतलब कि अच्छे से इसमें क्या है, अच्छे से इसमें एयर नहीं पहुंचेगी। तो ये बात ही मुझे गलत दिख रही है, ये बात मुझे गलत दिख रही है। यानी कि आपको बात ध्यान रखना है कि लोमी सॉइल जो होती है, जो लोमी सॉइल होती है वो ज्यादा एयरेटेड होती है एज कंपेयर टू क्लेई सॉइल। ठीक है, फिर कह रहे क्लेई सॉइल इज मोर फर्टिलाइज एज कंपेयर टू लोमी, ये बात भी ठीक है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी क्ले की क्या होती है, ज्यादा होती है। क्ले लोमी मिट्टी जो होती है, क्ले सॉइल जो होती है, वो पानी को ज्यादा होल्ड करता है। तो पानी को होल्डिंग कैपेसिटी भी क्ले की क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि लोमी की क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ऐसे बात कर लें, जो पार्टिकल साइज है क्ले सॉइल के वो छोटे होते हैं लोमी के, ये भी सही बात है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा देखो जो लोमी सॉइल है उसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं और इसीलिए उसमें एयर का चांस ज्यादा होता है। चलो एक बार सोच के देखो, जहां भी बैठे हो वहां सोच के देखो, आपके पास चिकनी मिट्टी है, क्या है, चिकनी मिट्टी है, और एक आपके पास रेत वाली मिट्टी है, समझ रहे हैं, बालू वाली मिट्टी है। तो आपको पता है बालू में क्या है, पोर्स ज्यादा होंगे, बालू में पोर्स ज्यादा होंगे, तो बालू में एयर होने का चांस ज्यादा होगा, जबकि जो चिकनी मिट्टी है उसमें एयर होने का चांस कम होगा। तो याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन आपका गलत है और आंसर आपके सामने है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग यूज करते हो माचिस, यूज करते हो ना, तो जो माचिस है, माचिस, उस माचिस के बारे में ये पूछ रहा है, कह रहा है कि जो माचिस पे जो आप ऐसे घर्षण करते हो ना, माचिस देखा होगा, तो वो जल उठती है। तो कह रहा है क्या होता है उस रबिंग सरफेस पे, क्या होता है, जल्दी बता दो। तो आपको बता दें लाल रंग का दिखता होगा कहीं कहीं, क्या, रेड फॉस्फोरस, और साथ में थोड़ा सा मिला जाता है क्या, ग्लास पाउडर। याद रखिएगा, यानी कि रेड फॉस्फोरस और ग्लास पाउडर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ध्यान रखिएगा कहां पे, मैच बॉक्स के सरफेस पे, मैच बॉक्स के सरफेस पे। ठीक है, ऐसे बोले तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम इसलिए नहीं होता है क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि पोटेशियम भी हो जाता है, सब लोग को लगता है, लेकिन पोटेशियम बहुत ज्यादा क्या है, हाईली रिएक्टिव है। क्या है, हाईली रिएक्टिव और एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। इसलिए कभी भी याद रखिएगा पोटेशियम का यूज नहीं करते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगली बात कर लेते हैं। अगला तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपको बताना है कि ए और बी जो हैं वो हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, जो कि क्या होता है, रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी। ठीक है, देखो ए और बी, फिर से सुनो, मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, मैं आपको सब बातें बता चुकी हूं। देखो क्या कह रहा है, इसका मतलब कि आपको क्या है, सी ग्लैंड जो है वो ऑर्डर करती है किसके ऊपर, ए और बी के ऊपर। देखो ये तो लिखा है ना, देखो क्या कह रहा है, ए और बी क्या करते हैं, हार्मोन को स्रावित करते हैं, लेकिन जो ग्रंथि सी है वो उन्हें आदेश देती है। तो देखो सी ऊपर बैठा होगा, ये इसे आदेश दे रही है। ठीक है, कह रहा है बताओ ए बी सी क्या हो सकता है, कह रहा है ए बी सी क्या हो सकता है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, मैंने आपको बताया, आप ऑप्शन अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, तो हमेशा जो क्या होता है, ऑर्डर देता है वो आपकी कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी। कौन सी, पिट्यूटरी। और मैंने आपको पढ़ाया था इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। याद रखिएगा, तो जो पिट्यूटरी है, अब ऑप्शन देखो, आपके ऑप्शन में सबसे पहला आंसर दिख रहा है कि जो सी है, सी क्या होना चाहिए, पिट्यूटरी। तो सी पिट्यूटरी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी क्या है, पिट्यूटरी जो है वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ, बस यहीं से पहचानना था। मैंने आपको बताया था मास्टर ग्लैंड, तो वो तो हाइपोथैलेमस था, लेकिन मास्टर ग्लैंड कौन था, मास्टर ग्लैंड आपकी पिट्यूटरी थी। धीरज जी आ चुके हैं, नमस्ते मैम जी, गुड मॉर्निंग धीरज, और गुड आफ्टरनून भी होने वाला है आफ्टर 9 मिनट। ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन। तो मैंने बताया था कि पिट्यूटरी क्या करेगी, कमांड करेगी। तो अब बताओ ए क्या होगा, बी क्या होगा, ए आपकी थायराइड होगी, बी क्या होगी आपकी एड्रिनल ग्लैंड। इस पे कमांड कौन करता है, पिट्यूटरी। कौन करती है, पिट्यूटरी। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय pinhole camera is real, which of the following statement offers suitable explanation for this fact। कह रहा है जो आप पिन होल कैमरा बनाते हो, आप कब उठती हैं मैम जी भैया मैं सुबह ही उठ गई थी 8 बजे। ठीक है, मैं 8 बजे उठती हूँ। ठीक है, बता दे रही हूँ आपको, इधर सुनिएगा क्या कह रहा है
कि जो सूची छिद्र कैमरा होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, यानी कि रियल इमेज। क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। ठीक है, नो डाउट। ओके, आप क्या कह रहा है, आपको बताना है क्यों बनती है, मतलब कौन सा ऐसी बात है जो उसको सुटेबली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखो, जैसे छिद्र है, छिद्र से लाइट पास हुई तो एकदम सीधी सी इमेज बन रही है, बन रही ना। तो एक बात आपके क्लियर है कि ये बात इस बात को प्रूव करती है कि जो लाइट है क्या होती है, लाइट क्या है, क्या करिए, डिफ्रैक्ट ऑन एंटरिंग अ स्मॉल ओपनिंग। एक बार चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन पहले चेक करिए, एक बार चेक करिए। डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन तो अलग चीज होगा ना। डिफ्रैक्शन होता है लाइट का फैल जाना, डिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का फैल जाना। तो ये तो बात है नहीं, इमेज बनना है ना, पिन होल से, पिन होल से क्या करना है, इमेज बनना है। चलो आ जाओ देखते हैं। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है कि जब कोई भी लाइट है अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो धीरे धीरे क्या होगी, छिद्र से पास हो जाएगी, विवर्तित नहीं। देखो, डिफ्रैक्शन अलग बात होती है। सुनो, कभी भी एक बात ध्यान रखना, पिन होल कैमरे से जो इमेज बनेगा वो डिफ्रैक्शन के कारण नहीं होगा, वो किसके कारण होगा, याद रखना, स्ट्रेट लाइन। किसके कारण होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उस पिन से भाई लाइट को पहले पास होना है। तो पास तो तभी होगी ना, आप सोचो पहले ही लाइट बिखर जाए। मेरी बात सुनो, हमने एक पिन लगाया, यहाँ पे होल किया, ठीक है, लाइट मैंने यहाँ से डाली, वो लाइट पहले ही बिखर जाए, अगर बिखर जाए तो क्या अंदर तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी ना। तो सबसे पहले लाइट कहाँ जाएगी, कहाँ जाती है आपकी, स्ट्रेट लाइन, पिन के अंदर एंट्री करती, पोर के अंदर, उसके बाद फिर क्या होगा, डिफ्रैक्शन बाद की बात है। तो सबसे पहली बात कहाँ आती है, लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि सीधी रेखा में चलती है। अच्छा, ये बात आपको सबको पता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन इस पिन होल कैमरे से आप सबको लगता है कि अरे मैम हमको तो सारे आंसर सही लगते हैं, हमको तो सारे आंसर सही लगते हैं, लेकिन कारण सुनो फिर से, पिन होल कैमरे की बात हो रहा है ना। तो चाहे पिन होल कैमरा हो, चाहे बल्ब हो, चाहे दुनिया की कहीं भी हो, लाइट हमेशा क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ बात ये वाली सुटेबल नहीं बैठेगी। फिर कह रहा है लाइट चेंज इज पाथ व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम, ये भी बात सही है। इसी को तो हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। आपको पता है ये बात भी सही है, लेकिन पिन होल कैमरे में ये बात फिट नहीं होती। लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, सुनो, जब लाइट एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड में परिवर्तन हो जाता है, उसकी स्पीड बदलने के कारण उसका जो पाथ है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, हाँ धीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैंने कहा आंसर आप लोग को देना है, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं विद लॉजिकल यहाँ समझा दूंगी कि क्यों गलती हो रही है। अमरजीत जी आ गए हैं, हेलो मैम जी, जय हिंद, जय भारत। और बहुत जल्दी आपको पता है हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस आ रहा है। बस 3 दिन बाद हम लोग गणतंत्र दिवस क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। जरा ये बताइएगा, ये कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस होगा, ये बताइएगा, ये भी जीएस का क्वेश्चन है। ये जो आने वाला है 2026 वाला जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाएंगे, वो किस नंबर पे, कौन से नंबर का है, ये बता दीजिएगा, रिपब्लिक डे। ठीक है, और आपको पता है एक बात और बता दे रहे हैं, एक थोड़ी सी, मैं अभी तो वैसे मैं सिनेमा को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, एक मूवी आ रही है बॉर्डर 2, ठीक है, और उसका सिर्फ क्रेज जा रहा है बॉर्डर 1 की वजह से। जो गाने हैं भाई साहब, उन्होंने क्या किया है, एकदम से जो सॉन्ग्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, देशभक्ति को एकदम जागृत कर दे रहे हैं, और हम और एक्टिव होते जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये धीरज कह रहे हैं 78वां। ठीक है, तो मैं, अगर विक्रम सर मुझे सुन रहे हो, अगर विक्रम सर अगर लाइव में या कहीं भी मुझे सुन रहे हो, तो मैं चाहूंगी कि विक्रम सर प्लीज कमेंट कर दें कि ये जो 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं हम लोग, ये कौन से नंबर की 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, जल्दी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, धीरज कह रहे हैं घर कब आओगे। सारे एकदम एक नंबर के, मतलब मैंने कहा ना, सबके सब ऐसे पैट्रियोटिक सॉन्ग हैं जो दिल को क्या कर दे रहे हैं, खुश कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको शायद कमेंट मिल जाएगा कि ये कौन सा 26 जनवरी यानी कौन सा रिपब्लिक डे हम लोग मनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो शायद शायद आप देखिएगा सर कमेंट करेंगे, लेकिन आपने क्या कहा, धीरज ने कहा है 78वां, बट मेरे ख्याल से ये 77वां है। ठीक है, यानी 77वां समझते हैं ना, जो आपका 77th शायद इस बार हम लोग मनाने चल रहे हैं, इस बार हम लोग मनाने चल रहे हैं। अब इसको क्लियर करेंगे हमारे विक्रम सर। ठीक है, मैंने कहा जीएस मुझे बिल्कुल नहीं आती है, साइंस मैथ और रीजनिंग आती है, ठीक है, जीएस नहीं आती। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो अभी इतना ध्यान रखना, अच्छा साइंस में आपकी सुधार दूंगी, ये मेरी गारंटी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और हम चाहते हैं
कि आप लोग भाई जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना अभी सबसे बॉर्डर 2 की खासियत यही है कि देख करके एक बार मैंने कहा ना एकदम जुनून 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 आ जाता है, ठीक है, जुनून जागृत हो रहा, देशभक्ति, समझ रहे हैं, वैसे तो हम सब लोग हैं देशभक्त, लेकिन जुनून हमारे अंदर है। हाँ, तो ये 77वां है, मुझे देखो जीएस नहीं आती थी लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम एमंग, निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, फॉलोइंग, इनमें से कौन सी बात आपको चेक करना है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो भाई। चलो 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 चलो, आओ आओ। धीरज कह रहे जाऊ क्या देखने आज, अरे धीरज अब तुरंत ही ना चले जाओ, फिर जाना आराम से, ठीक है। पहला देखो क्या कह रहा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है, व्हाट इज सेलुलोज मेड अप ऑफ, ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है, नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म दैट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। सुनो मेरी बात, ओपन ओपन एंडेड का मतलब है, ओपन एंडेड का मतलब है जो आपके अंदर क्या करे, क्यूरियोसिटी जागृत करे, क्या करे, क्यूरियोसिटी, ना कि रटा रटाया डाटा। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सुनो ध्यान से। इसका मतलब है वो क्वेश्चन जो आपके अंदर क्या, क्यूरियोसिटी को क्या बढ़े, बढ़ाए, क्यूरियोसिटी बढ़ाए, समझ गया कि नहीं, जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाए वैसा क्वेश्चन आप इनमें से पढ़ो तो आपको समझ जाएगा, समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन देखो जो आपका ओपन है या क्लोज एंडेड की अगर हम बात करें, क्लोज एंडेड की बात करें, तो जो आपका क्या है, जो आपका क्या है, पहले ही डाटा पे निर्भर करे, किस पे करे, डाटा पे, जैसे कि आपने लर्न कर लिया है फिर उस डाटा पे निर्भर करे तो उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड। आ जाओ भैया जरा ध्यान से देखो, कह रहा है व्हाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। देखो ये आप तभी बता पाओगे जब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ओमसेन भी आ गए हैं, मैडम जी आ गए हैं, हम पाए लागी मैम जी आपका लाडला ओमसेन, बिल्कुल ठीक है, खुश रहो ओमसेन। और मैंने कहा भाई तुम लोग सिलेक्शन जरूर ले लो, मेरी दिली इच्छा है कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओ बस, ठीक है। और सरस्वती जी की आज सरस्वती जी का पूजन है और बसंत पंचमी की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैंने एक छोटा सा प्यारा सा शॉर्ट्स भी डाल दिया है आप लोग के लिए, आप लोग जाइएगा जरूर देखिएगा और कमेंट भी करिएगा, ठीक है, उस शॉर्ट्स पे आप लोग कमेंट करिएगा ताकि मजा आए, ठीक है। चलिए आ जाइए, देखो कह रहा है व्हाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं अचानक से आपके सामने आके कि ह्यूमन जो है वो सेलुलोज का डाइजेशन क्यों नहीं कर पाते, तो आप इसका आंसर तभी दे पाओगे, इसका आंसर तभी दे पाओगे जब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, यानी एक बार आपका जो डाटा है वो पहले फीड किया गया होगा, डाटा जो है वो क्या किया गया होगा, फीड किया गया होगा, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट, ये भी कहीं ना कहीं व्हाट इज सेलुलोज मेड अप ऑफ, ये भी डाटा आपके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, फीड है, कहीं ना कहीं फीड है। फिर क्या है, नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म, ये भी मैंने बता दिया कि आप तभी बता पाओगे जब आप जानोगे ना कि 5 कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या है, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, राइट। लेकिन 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 जरा इसको पढ़ो, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट सेलुलोज। लो भैया, अगर क्या होगा, ये क्यूरियोसिटी आई, क्यों, आपको पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है कि सेलुलोज ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन क्या होगा अगर ह्यूमन ने सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लिया। अब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्या है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आई कि ये कैसे हुआ, तो ये जो जनरेट होने वाला प्रोसेस है ये क्वेश्चन कहलाएगा आपका क्या, ओपन एंडेड। तो आपको आंसर ध्यान रखना है सी ऑप्शन, क्या ध्यान रखना है, सी ऑप्शन, जो क्यूरियोसिटी क्या करे, जनरेट करे, ठीक है। अमरजीत जी कह रहे मैम एक दुखद घटना हमारे फौजी भाई के साथ जम्मू कश्मीर में, कल एक ट्रक खाई में गिर गई, कुछ बोलो मैम जी। अमरजीत जी देखिए ये मैं समझ सकती हूँ और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुखद घटना है। इवन इवन देखिए फौजियों की लाइफ जो होती है ना, मैं तो सोचती हूँ इट्स वेरी टफ टास्क, ठीक है। मुझे खुद कभी कभी ऐसे लगता है, जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी लोग फौजी क्यों बनते हैं, लोग आर्मी क्यों ज्वाइन करते हैं, क्या लोगों को मरने का शौक होता है, मतलब गलत नहीं लीजिएगा, ये मेरे बचपन की बात है, ये मेरे जो बचपन में बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, जैसे आपने मूवी देखी या बॉर्डर देखा, ऐसे बहुत सारी मूवीज बनी हुई है, आप देख लीजिए, तो दिखाया जाता है कि फौजी बेचारे क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको एटलीस्ट वीरगति की प्राप्ति हो जाती है। अब समझ में आता है एक्चुअली वीरगति क्या है, तो ऐसा लगता था। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है जो वीरगति प्राप्त करना भी अपने आप में क्या है, अपने आप में एक ऐसी चीज है ना जो कभी इंसान भूल नहीं सकता, जो एक पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कैरेक्टर की तरफ ले जाता है, ठीक है, कि जान करके चीजों को करना, अपने देश के लिए इतना रॉयल होना बहुत बड़ी बात है। तो सही बात है, अगर देखा जाए तो मेन हीरो हमारे देश के आर्मी भाई ही हैं, और कल ऐसी घटना हुई तो नो डाउट
अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा एक चीज ये भी मानना पड़ता है, जो चीज होनी होती वो हो जाती है, लेकिन मैंने कहा आर्मी भाई के दुख के लिए हम सब लोग यही प्रे करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और पॉजिटिवली भाई देखिए दिवंगत है वो लोग, कहीं ना कहीं उनकी दिवंगत आत्मा जो है उसके लिए अब क्या बोल सकती हूँ, शब्द ही नहीं है। ठीक है, आंखों में आंसू आते हैं। बॉर्डर 2 की बात इसीलिए छेड़ी क्योंकि भाई मैंने देखा है जो लाइफ उनकी दिखाई जाती है वो लाइफ कितनी खतरनाक है। ठीक है, अब मुझे लगता है, पहले मुझे लगता था कि नहीं मैं कभी आर्मी नहीं ज्वाइन करूंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि काश मैं आर्मी में होती, तो मजा तो आता ही ना कि एक चोट के साथ, डंके की चोट के साथ युद्ध करते हुए अपने देश को बचाते हुए वीरगति प्राप्त करना एक अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसी पोजीशन है जो यहाँ संसार में नहीं मिल सकती। ठीक है मैम जी, इतना मेरा मन क्यों करता है कि आपसे मिलूं मैं कभी। ओम सेन कह रहे, अरे ओम सेन मिल लेना। ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे, हम सबसे मिलेंगे जिस दिन हम आएंगे, लाइव आएंगे और आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अभी क्या है अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग और आंसर दो भाई। ठीक है, एक चीज यही है कि थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भाइयों तक ये बातें पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है, पहुंच जाए तो जरा बताइएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द स्कूल। भाई बताओ स्कूल के बारे में क्या चीज सही है, जरा पढ़ो। कह रहा है वर्तमान में पालन होने वाली पाठचर्या संबंधित गतिविधियों के संबंध में कौन सी बात सही है। चलो आओ। कह रहा है साइंस एंड मैथ्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेड एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लासेस। ठीक है, अभी पहले बताओ क्या स्कूल में साइंस और मैथ, क्या स्कूल में साइंस और मैथ आपको एक ही सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता था? नहीं ना, ऐसा तो नहीं था कि आपको टीचर कहते थे कि साइंस और मैथ एक ही साथ पढ़ना है। नहीं ना, साइंस की क्लासेस आपकी अलग होती थी, भले वो जीएस होता था, जीके होता था, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत साइंस रहता था। और मैथ्स की क्लासेस आपकी अलग होती थी। जैसे आपने देखा होगा जब आप नर्सरी केजी में पढ़ना स्टार्ट करते हो, मैं अभी याद दिलाती हूँ, तो आपकी एक बढ़िया सुंदर सी एक ही कॉपी आती थी, याद कर लीजिए। उस कॉपी में कुछ पेज हिंदी के रहते थे, कुछ पेज इंग्लिश के रहते थे और कुछ पेज क्या रहते थे, मैथ के। तो मैथ को हमेशा अलग पढ़ाया गया, साइंस के साथ नहीं पढ़ाया गया, मैथ को अलग पढ़ाया गया। अगला क्या कहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेड एज अ साइंस इन सेकेंडरी क्लासेस। बिल्कुल सही है, सेकेंडरी बोले तो जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, स्पेशली अगर हम बात करें कहां से, 11th और 12th की अगर हम बात करें, 11th और 12th की बात करें, तो आपको पता है जो साइंस स्ट्रीम लेता है बच्चा, जो साइंस स्ट्रीम लेता है उसमें उस बच्चे को क्या पढ़ाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ाता है, और तब वो साइंस स्ट्रीम में पीसीएम भी आती है, मैथ्स भी आती है। ठीक है, ऐसे बोले तो अगला साइंस एंड सोशल साइंसेज आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेड एज ईवीएस इन, हाँ ये मैंने अभी बताया आपको, ईवीएस मैंने कहा ना, जीएस, जो आप आज इतना खतरनाक जीएस और जीके पढ़ते हैं, बचपन में एक होता था, याद करो, जीके होता था ना, उसी जीके में तो हमने सब पढ़ा, और इसी को अब नया नाम आ गया है क्या, ईवीएस। क्या आ गया है, ईवीएस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी ईवीएस में उस बच्चे को क्या, साइंस और सोशल साइंस पढ़ाया जाता है प्राइमरी क्लासेस में, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो तो आंसर क्या होगा, ए, यानी कि बी और सी आपका बिल्कुल सही है, बी और सी आपका सही है। देखो मैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल अमरजीत जी बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे आपको कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, कोई डाटा नहीं रटा रही हूँ, मैं आपको वो चीज समझा रही हूँ कि आपको कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे अपने जो आपने पढ़ रखा है, जो भी चीजें आपके दिमाग में है, अपने ब्रेन का यूज करके कैसे आंसर को निकालना है। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। तो आप जब अपने आप से रिलेट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आप अपने आप से जब रिलेट करेंगे एज अ स्टूडेंट तो आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है A group of student is engaged in an activity। देखो हाँ भाई एक चीज और सुन लेना, कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड अब सीटेट में आने लगे, 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्टिविटी बेस्ड कहाँ थे, सीटेट में आने लगे हैं, क्योंकि वो आपका चेक करना चाहते हैं कि आप क्लास में कैसे बच्चे को हैंडल करोगे। ठीक है, चलो कह रहा है उनको दिया गया है मेजरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी टैप वाटर। ठीक है, एक बीकर में, कह रहे हैं जो टैप वाटर समझ रहे ना, पानी, सिंपल नॉर्मल पानी दिया गया टैप वाटर, उसको उन्होंने दे दिया, इन्होंने क्या कहा कि आपको थर्मामीटर दे दिया, आपको क्या दिया, थर्मामीटर दे दिया, और बोला थर्मामीटर से आपको क्या मेजर करना है, टेम्परेचर, क्या मेजर करना है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करना है। ठीक है, अब कौन सी बात इसमें सही है, कह रहे हैं कौन सी बात इसमें सही नहीं है, संकेत नहीं है, मतलब कौन सी बात गलत है, नहीं का मतलब आ जाए तो गलत, नहीं का मतलब आ जाए तो क्या करना है, आपको गलत करना है। ठीक है, चलो आ जाओ पढ़ते हैं, पे ड्यू अटेंडेंस टू द लीस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर। देखो लीस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, आप थोड़ा सा बात समझिएगा, जब आप हायर कभी क्लास 11th में अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो हर एक डिवाइस का एक लीस्ट काउंट होता है,
वो लीस्ट काउंट वो होता है जो वो सबसे मिनिमम रेंज को मेजर कर सकता है। सबसे मिनिमम जिस वैल्यू को वो मेजर करता है, ध्यान सुनिएगा, सबसे कम से कम जिस वैल्यू को वो मेजर कर सकता है उसको कहते हैं उस डिवाइस का लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं? उस डिवाइस से क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। और देखो लिखा हुआ है न्यूनतम गणना, जो सबसे कम गणना वो कर सकता है उसी को क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। अब बताओ आपको मैंने थर्मामीटर ही दे दिया और हम आपको मेजर करने के लिए दे दिए और उसका लीस्ट काउंट गड़बड़ है। क्या है? उसका जो गणना करने का तरीका है ये वो डिवाइस ही गड़बड़ है, तो बात गलत होगी कि नहीं होगी? तो ध्यान रखिएगा ये संकेतक नहीं है, ठीक है। आ जाओ, फिर कह रहा है इंश्योर दैट द, ये बात सही है, ये बात सही है कि आपको सबसे पहले क्या देखना है? लीस्ट काउंट। क्या देखना है? लीस्ट काउंट, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? इंश्योर दैट द थर्मामीटर डज नॉट टच द वॉल्स ऑफ द बीकर, ठीक है। ये भी आपको देखना है, ये बात आपको देखना है ना। सुनो मेरी बात, जैसे आपने ऐसे क्या किया, टैप वाटर, ये पानी भरा हुआ है पानी, अब थर्मामीटर आपने ऐसा सेट किया कि ये बॉडी, ये ग्लास को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? ग्लास को। तो मुझे ये बताओ भाई, मान लो यहाँ पे धूप है, जस्ट सपोज दैट कि यहाँ पे क्या है? धूप है, और धूप की वजह से ये ग्लास जो है वो गर्म होगा कि नहीं होगा? गर्म होगा कि नहीं होगा? और इस वजह से जो थर्मामीटर है वो किसको मेजर कर देगा? टेम्परेचर किसका? दीवालों का टेम्परेचर मेजर कर देगा। किसका? दीवालों का। हाँ, किसका मेजर करना है? मेजर किसका करना है? पानी का। यानी ये बात भी आपको क्या है? सही बात है, ध्यान रखना है, ये भी बातें सही है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। चलो अगला क्या कह रहा है? मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री। चलो इस पे अभी चर्चा करते हैं। यूज अ स्टैंड, हाँ बिल्कुल सही है। थर्मामीटर को रखने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? स्टैंड यूज करना चाहिए, ताकि थर्मामीटर इधर उधर ना हो। चलो आ जाओ इस बात की बात कर लेते हैं। ये बात आप देखो, सी वाला ऑप्शन आपका गलत है। सी ऑप्शन इसलिए गलत है, सुनो ध्यान से क्यों। ये बताओ, टैप वाटर यानी कि नल से आया हुआ पानी, उसका टेम्परेचर कभी 100 डिग्री होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी खौलने लगता है, बॉईल करने लगता है। 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी क्या होता है? बॉईल करने लगता है। मुझे ये बताओ कि क्या 100 डिग्री पे, क्या 100 डिग्री टेम्परेचर होगा टैप वाटर? ऐसे तो करते हुए काम हो जाएगा, पता चलेगा। तो आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। मैं देखो टाइम यहाँ इसलिए ले रही हूँ सीटेट में, क्योंकि मैं आपको एक एक बात एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, एक एक बात एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। और आपको मैं फिर बता दूं, जब पानी गर्म करेंगे, पानी जब बॉईल होना स्टार्ट होगा, तब 100 डिग्री टेम्परेचर जाएगा, ना कि टैप वाटर। पता चलेगा टैप वाटर से फिर तो आप खौल जाएंगे। नहाने का मतलब है टैप वाटर का पानी अगर 100 डिग्री रख रहा है तो आपकी तो बॉडी जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, टैप वाटर कभी भी 100 डिग्री तो मेजर नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तो सी आपकी बात क्या है? गलत है। सी जो है वो बात क्या है? गलत है। चलो आ जाओ, आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको एहसास दिलाएंगे कि आप एक शिक्षक हैं। क्या है? एक शिक्षक हैं, और शिक्षक होने के नाते आपके क्या क्या आइडियाज हैं। चलो आ जाओ, देखो कह रहा है which of the following cannot be considered as a valid reason for including socio-scientific issues such as GM food in the school science curriculum। GM food का मतलब होता है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जो नए बनाए गए, हाइब्रिड जिसको आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? हाइब्रिड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हाइब्रिड, ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ, कह रहा है स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों, ठीक है, को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य कारण के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो नहीं वाला हाईलाइट करिए, नहीं वाला हाईलाइट करिए। चलो आ जाओ, कह रहा है डेवलप्स ऑर्गुमेंटेशन स्किल, बिल्कुल सही है। जब आपसे मेरी बात सुनो, जब आप कभी भी किसी भी टॉपिक पे चर्चा छेड़ोगे तो आर्ग्यूमेंट तो स्टार्ट ही हो जाएगा। सही है, ये बात सही है, सही है। तर्क वितर्क तो होगा ही होगा। कोई बच्चा कहेगा नहीं ये है, कोई बच्चा कहेगा नहीं ये है, तो तर्क वितर्क तो होगा ही होगा। फिर क्या कह रहा है? फिर क्या कह रहा है? अगला देख लीजिए जल्दी से। कह रहा है हेल्पफुल इन कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। ये भी सही बात है। देखो जब तर्क वितर्क होगा, जब तर्क वितर्क आएगा तो 4 5 10 कॉन्सेप्ट भी आएंगे। 10 क्या है? नई नई बातें आएंगी, और वो नई बातें क्या है? विज्ञान की प्रकृति को समझने में हेल्प करेंगी, विज्ञान की प्रकृति को समझने में हेल्प करेंगी, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है डेवलप द कैपेसिटी टू एंगेज इन एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, ठीक है। अब देखो ये भी बात सही है, किसी भी बच्चे के अंदर जब आप उसको दिखा दे रहे हो, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, एविडेंस कल ही हमने बताया था प्रूफ। जब आप उसको कोई प्रूफ दे रहे हो तो उसके अंदर प्रूफ आधारित, मतलब एविडेंस के आधार पर उसके क्या दिमाग में? रीजनिंग, यानी रीजन जनरेट होगा, लॉजिकल साक्ष्य आधारित क्या करेगा? वो तर्क करने लगेगा। ये भी बात सही है। लेकिन कह रहा है हेल्प इन एप्रिसिएटिंग साइंस एज डेफिनेटिव डिसिप्लिन, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। ये बताओ क्या हम विज्ञान की हमेशा अनुशंसा ही करेंगे? क्या विज्ञान की कोई लिमिटेशन नहीं है, कमियां नहीं है ना? सुनो फिर से मेरी बात, ध्यान सुनो, यही है आपका मेन टीचिंग स्किल चेक करने का तरीका।
आपको क्या लगता है कि विज्ञान क्या हमेशा फायदेमंद है? अगर मैं कह दूं कि मैं विज्ञान पढ़ाती हूँ, साइंस पढ़ाती हूँ, तो साइंस हमेशा अच्छी होती है, हम कैसे कह सकते हैं? साइंस कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान भी कर रही है, उसकी कमियां भी है, लिमिटेशन भी है। अब देखो आज साइंस के कारण ही ना, देखो साइंस के कारण हमने एसी बना लिया, हम इंजीनियर बन गए, हमने एसी बना लिया। अब वो एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, वो नेचर को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी है। तो हमेशा एप्रिसिएशन ही नहीं बनता है, एप्रिसिएशन ही हमेशा नहीं बनता, यानी कि जो आंसर आपका होगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या होगा आंसर आपका, क्या होगा, डी ऑप्शन। ध्यान रखना है आपको, क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मुझे पता है ये और टाइम है, और और टाइम पे भी अब क्लासेस आपकी चलना चालू हो जाएंगी। आ जाओ अगली बात कर लेते हैं, अगली बात कर लेते हैं, क्वेश्चन। चलो फिर से वही सेम कहानी, साइंस वाली बात आ गई, साइंस वाली बात आ गई, देख लीजिए जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। कह रहा है आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, हमने क्या पढ़ाया है, विभिन्न जंतुओं में क्या, श्वसन प्रणाली, श्वसन पढ़ा दिया। ऑर्गेनिज्म में क्या पढ़ा दिया हमने, रेस्पिरेशन पढ़ा दिया, श्वसन पाठ पढ़ा दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, 8th क्लास की बात हो रही है। कह रहा है अब 3 परख नीलियां आपको दी गई हैं, ठीक है, और उसमें 3/4 के जल से भर देते हैं, यानी कि 3/4 पार्ट क्या है, उन परख नलियों का क्या किया गया, जल से भर दिया गया है। ए बी और सी 3 है, ठीक है, रूप में दिया गया है। कह रहा है परख नली में घोंगा डाल देते हैं, एक बी में क्या है, पादप, और सी में घोंगा और पादप दोनों रख देते हैं। देखो कितना सही बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो अप्लाई, पहले आप बना लो ये 3 परख नलियां हैं, ठीक है, एक हो गया आपका ए, एक हो गया बी, हो गया एक हो गया सी। एक में आपने जल रखा है, जल सब में है, जल सब में 3/4 भाग है, सब में जल 3/4 भाग है, ठीक है। एक में आपने क्या रखा है, घोंगा, क्या रखा, घोंगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक में आपने स्नेल, स्नेल घोंगा बोले तो स्नेल, स्नेल को बोलते हैं घोंगा। दूसरे में आपने क्या रख दिया है, दूसरे में आपने एक प्लांट रख दिया, क्या रख दिया, प्लांट। और इसमें आपने स्नेल भी रखा, स्नेल भी रखा और प्लांट भी रखा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, सी वाले में स्नेल भी रखा है और प्लांट भी रखा है। कह रहा है आपसे, कह रहा है आपसे कि यह जो आप सिखा रहे हैं, उसने कुछ नहीं पूछा है, उसने देखा है परखनली किस परखनली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। सांद्रण मतलब कि अमाउंट, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अमाउंट CO2 का किस में होगा। तो आपको एक बात बता देते हैं, आपको फिर बता देते हैं, हम आपको बता दें कि अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के बेसिस पे, तो रेस्पिरेशन यहाँ दोनों में होगा, स्नेल में भी होगा, प्लांट में भी होगा, तो CO2 का प्रोडक्शन भी यहाँ पे ज्यादा होगा। तो सी में तो 100% CO2 ज्यादा होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे मैडम पौधे तो हैं जो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बेटा वो CO2 को तब एब्जॉर्ब करते हैं जब उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है। क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस। यहाँ बात चल रही है रेस्पिरेशन की, और चाहे पौधा हो चाहे जानवर हो, रेस्पिरेशन में दोनों ही कौन सा गैस निकालते हैं, CO2 गैस ही निकालते हैं। दोनों कौन सा गैस निकालेंगे, CO2 ही निकालेंगे। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन में CO2 गैस किस परख नली में होगी, सी में। कह रहा है ये जो आपने एक्सपेरिमेंट कराया है, ये कौन सा कौशल बता रहा है, मतलब क्या है ये, किस कौशल पे आपके क्या कर रहा है, किस कौशल पे आपके जोर दे रहा है। तो चलो आओ चेक कर लेते हैं, इधर आ जाओ, ध्यान सुनो। क्या एस्टिमेशन, एस्टिमेशन होता है अनुमान लगाना। अनुमान का मतलब होता है हमें कुछ पता ही नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, बस सपोज कर रहे हैं। सपोज करना समझते हैं ना, हमें नहीं पता कि CO2 निकलेगी कि O2 निकलेगी, बस हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि शायद CO2 निकलेगी, शायद क्या है, O2 निकलेगी। तो इसको बोलते हैं अनुमान, जिसका हमें आइडिया ना हो। तो यहाँ आइडिया तो है, यहाँ आइडिया तो है, यानी कि CO2 का हमें आइडिया तो है, यानी अनुमान तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। मेजरिंग भी नहीं है, माप भी नहीं सकते हम, क्या CO2 मेजर करने जा रहे हैं, नहीं ना। हम क्या है, हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अगला। रेजिंग, क्वेश्चन भी नहीं उठा रहे हैं, क्वेश्चन भी नहीं उठा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं उठा रहे ना। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि पूर्व अनुमान, आपको हमने पहले पढ़ा दिया प्रेडिक्शन। देखो मैंने क्या किया, पूर्व अनुमान का मतलब होता है कि जो चीज हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजर, आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजर आपका पूर्वानुमान बताते हैं। क्यों, क्योंकि वो वैसी पढ़ाई भी करते हैं, वो वैसी पढ़ाई करते हैं, फिर वो उनको आइडिया होता है कि कौन सी चीजों से आपको रिलेट करना है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, पूर्वानुमान लगाना, यानी हम अनुमान लगा रहे हैं कि CO2 किसमें ज्यादा होगी। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है which of the following is not correct in respect to the activity suggested as part of extended learning in टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को पढ़ाने के लिए विस्तारित रूप से किसको किसको कौन सा सही नहीं है, नहीं है तो आप टिक कर लिया करो, कौन सा सही नहीं है, जल्दी बता दो भाई, जल्दी जल्दी बता दो।
जल्दी बताओ। बात वो भी किसकी हो रही है, टेक्स्ट बुक की बात हो रही है। किसकी हो रही है, टेक्स्ट बुक की बात हो रही है, किताब। तो पहले देखो, दीज आर एन इम्पोर्टेंट वैल्यू एडिशन टू चिल्ड्रंस रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। देखो, ये विद्यार्थी के ज्ञान एवं कौशल का रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण है। सही बात है, किताबें देखिए कलरफुल होती है, बढ़िया। आप जैसे टीचर ने बताया कि ये ह्यूमन है, लेकिन एक छोटे बच्चे को याद करिए, ह्यूमन दिखाया जाता है। कैट, कैट बनी होती है उसके ईवीएस किताब में, बनी होती कि नहीं, डॉग बना होता है। तो ये आपको दिखाता है, चित्रों के अकॉर्डिंग चीजों को दिखा करके भी आपको क्या है, स्किल को मेंटेन करता है। तो ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, बी कह रहा है दीज फॉर्म एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन। ये इवेल्युएशन है। ये बताओ क्या मार्किंग के लिए, इवोल्यूशन बोले तो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में क्या आपको कभी कहा नहीं गया है कि आप किताब से रटा करके बच्चे को मार्क्स दीजिए, कभी नहीं कहता है। तो इवोल्यूशन में टेक्स्ट बुक का कोई खास रोल नहीं होता, यानी जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन क्या जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ये भाई बच्चों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सिखाती है, नो डाउट। उसके साथ साथ क्या है, ये बच्चों के इंटरेक्शन को भी क्या करती है, बढ़ाती है सोसाइटी से। तो सब बात सही किताबों के बारे में, लेकिन किताबों के आधार पे हम किसी बच्चे का इवोल्यूशन करें, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following are ordinary not implied in the context of content validity of science curriculum? कौन सी बात है जो साइंस कैरिकुलम पे फॉलो नहीं होती है, साइंस कैरिकुलम पे फॉलो नहीं होती है। चलो आ जाओ, चलो देखो क्या कर रहा है, कह रहा है द कंटेंट इन अपडेटेड, सामग्री जो है वो अद्यतन है। साइंस में ये बताइए, साइंस में बताइए क्या आपका जो कंटेंट है वो अपडेट होना चाहिए। सही बात है, ये भी बात क्या है, सही है। नहीं नहीं, एक सेकंड, क्या पूछा है, विषय वस्तु बता कौन सा सामान्यतः परिलक्षित नहीं होता है। हाँ, एक सेकेंड, कंटेंट जो है हमेशा अपडेट रहे जरूरी नहीं। देखो साइंस की बात है, साइंस इज बेस्ड ऑन डिस्कवरी, साइंस क्या है, डिस्कवरी पे। हम आज आपको कुछ और पढ़ा रहे हैं, कल हो सकता है साइंस में वो चीज बदल जाए। तो साइंस में कोई भी चीज बहुत अपडेटेड है, ये बात हम फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है द कॉन्सेप्ट्स आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, सभी चीजें एक्यूरेट हैं, ये भी बात गलत है। साइंस में सब चीजें एक्यूरेट नहीं है, मैंने फिर कहा अभी जब आप पढ़ते हो तो सबकी क्या होती है, कमियां होती हैं। सबकी क्या होती है, कमियां होती है भाई, लिमिटेशन होती है, राइट। सबकी कमियां, मैंने कहा सब फायदेमंद ही नहीं होता, आप लोग को ये लगेगा। फिर कह रहा द कॉन्सेप्ट्स आर ट्राइबलाइज्ड फ्रॉम सम लर्नर, हाँ कुछ सिद्धार्थियों, कुछ लोगों के द्वारा ये अवधारणाएं बनाई गई हैं। तो ये बात तो सही है, लेकिन ए और बी की अगर हम बात करें, ए और बी की बात करें तो दोनों बातें मुझे क्या है, सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन क्या जाएगा, बी ऑप्शन, ए और बी। ए और बी जो है वो परिलक्षित नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा साइंस अपडेटेड रहे जरूरी नहीं है। दूसरी बात, कोई भी चीज जो अवधारणा है वो सब एक्यूरेट है, बिल्कुल गलत बात है। जब आप क्लास 11 में पहुंचते हो तो क्लास 11 में एक चैप्टर आपको पढ़ाता है एरर, क्या पढ़ाता है, गलतियां, त्रुटियां पढ़ाई जाती हैं। पर्सनल एरर, डिविजनल एरर, कुछ ना कुछ एरर होता है, तो एरर ही रहता है, एक्यूरेट नहीं रहता। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों बातें क्या है, गलत है। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है which of the following can be considered as the most suitable relation for the team teaching? टीम टीचिंग में क्या शामिल है, टीम टीचिंग का मतलब होता है, देखो टीम टीचिंग का मतलब क्या हो गया, टीम मतलब पूरा ग्रुप बना करके पढ़ाना। तो बताओ भाई, सबसे पहले आ जाओ, इट इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर लार्ज साइज क्लासेस। ठीक है, या एक बृहत आमाप वाली कक्षाओं के लिए प्रभावी रणनीति है। ठीक है, कह रहा है मोस्ट सुटेबल, सबसे ज्यादा सही तो सब है, ध्यान सुनना, सही सब है, सही सब है, लेकिन सबसे ज्यादा सुटेबल कौन है, ये आपकी आईक्यू के लिए। कह रहा है इट बेनिफिट द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज। ठीक है, इट मेक्स द टास्क ऑफ असेसमेंट इजियर, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। भाई देखो, आपसे कह रहा है टीम टीचिंग है, क्या है, टीम टीचिंग है। तो टीम टीचिंग की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको कुछ भी देखना हो तो आपको सिर्फ स्टूडेंट का फायदा देखना है। मैंने आपको बताया था, चाहे सीडीपी हो चाहे जो भी हो, कभी भी याद रखना आपको स्टूडेंट का फायदा देखना है। और यहाँ पे स्टूडेंट का फायदा सिर्फ एक बात में मुझे दिख रहा है, क्या है, कि जो स्टूडेंट है उसको क्या है, मल्टीपल मल्टीपल थॉट जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है, इट बेनिफिट द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज, क्या है, मल्टीपल थॉट्स को जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। और ये सब बातें ठीक है, ये सब एक स्टूडेंट पर फोकस नहीं है। लार्ज साइज की क्लास हो जाए तो एक स्टूडेंट को क्या ही फायदा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेक द टास्क ऑफ असेसमेंट इजियर, ये भी सब बच्चों के लिए अलग अलग आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट हेल्प इन द इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये भी बात अलग हो गई। यहाँ पे मेन जो बात पूछा है सबसे, एक स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए, कि स्टूडेंट जब देखो, जब जैसे दो लोग होंगे,
तो 2 आइडिया आएंगे। जब 50 लोग हैं तो 50 आइडियाज आएंगे। हो सकता है गलत भी आए, लेकिन 50 आइडियाज आएंगे ना। तो मल्टीपल जो डाइवर्स एक्सपर्टीज को डेवलप करने का सबसे बेस्ट मेथड स्टूडेंट के लिए यही है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। आ जाओ, 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है which of the following would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation in spherical mirror। spherical mirror में अगर आपको देखना है क्लास 7 के स्टूडेंट को बताना है इमेज फॉर्मेशन, तो आप क्या करोगे? तो आपकी एनसीईआरटी में मैं अभी बता दे रही हूँ, वो चम्मच वाली कहानी दी हुई है। क्या दी है? चम्मच वाली। एक नया नया शाइनी, शाइनी समझते हो ना, एकदम चमकता हुआ क्या ले लो? स्पून ले लो, और स्पून के अंदर साइड देखोगे तो अलग इमेज बनेगी, बाहरी साइड से देखोगे तो अलग इमेज। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कहीं दिख रहा होगा, ये देखो। क्लास 7 के बच्चे को हम डायरेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाएंगे, क्लास 7 के बच्चे को हम डायरेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाएंगे, जबकि क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? चम्मच कहेंगे, जाके चम्मच उठाओ और अपनी इमेज देखो। तो बच्चा देखेगा 2 डिफरेंट टाइप की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, क्लास 7 की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इतने क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूं, बस आपको क्या करना है? फॉलो करना है और सिलेक्शन लेना है भाई साहब, और 90 प्लस नंबर जरूर ले आइएगा। चलो आ जाओ। कह रहा है which of the following is not implied by the statement good science education is true to the child, true for to life and true to the discipline। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जो गुड साइंस है वो एजुकेशन है किसके लिए? एक सही बच्चे के लिए, और एक लाइफ के लिए भी सही है, और एक सही डिसिप्लिन के लिए। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? कोई बताए भाई, क्या ये बात आपको सही लग रहा है? चलो आ जाओ देखते हैं। कह रहा है साइंस वो एजुकेशन है जो बच्चे को हेल्प करती है प्रोसेस ऑफ साइंस समझने में। ठीक है, बात तो सही लग रही है। कह रहा है साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज हर एनवायरनमेंट। ये भी बात ठीक है, चलो साइंस हेल्प करती है। साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन इन द स्कूल। चलो ये कहां से तुमने सीखा? कह रहा है साइंस क्लासरूम प्रैक्टिस शुड बी डेवलपमेंट एप्रोप्रिएट। प्रॉपरली जो है वो साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है। जरा मुझे बताओ इन सब में कौन सी सही बात है? सबसे खतरनाक बात तो यही है, सबसे खतरनाक बात तो यही। कह रहा है हमें एक चीज दिखी कि साइंस जो है वो ट्रू एजुकेशन है, जो क्या करती? बच्चे के लिए सच्ची है, और लाइफ के लिए भी सच्ची है, और डिसिप्लिन के लिए भी सच्ची है। ये बात इन्होंने एक थॉट आपको दे दिया है, इस थॉट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, कह रहा है शुड द स्टूडेंट रिक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस। जरूरी क्या है? हम क्या करेंगे? प्रोसेस क्या करेंगे? हमको तो क्या चाहिए? लाइफ और डिसिप्लिन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? लाइफ और डिसिप्लिन की। तो कैसे हम बोलते हैं? फिर कह रहा है साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट यहाँ दिया नहीं गया, यहाँ डिसिप्लिन की बात की गई है, यानी इंटरनल की बात हो रही है, इंटरनल एनवायरमेंट की बात हो रही है। कह रहा है साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन। हाँ, साइंस एजुकेशन आपको क्या सिखा रहा है? डिसिप्लिन रहना। कहाँ? स्कूल में। मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, ईवीएस में बच्चे को सिखाया जाता है, मोरल साइंस आती है। मोरल साइंस नाम की एक चीज होती है कि ईमानदार बनिए, अच्छे बनिए, आता है ना। तो बस ये मोरल साइंस की बात कर लेते हैं कि आप डिसिप्लिन रहिए। कहाँ पे? स्कूल में। मुझे तो लगता है स्कूल ही नहीं, सब जगह रहना चाहिए, लेकिन यहाँ जो इन्होंने लाइन दिया है डिसिप्लिन, इसके बेसिस पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? सी ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, और आप ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी से सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। इसके साथ साथ जनरल साइंस की क्लास 11:30 से 12:30 मेरे साथ बने रहिए। आपको रेलवे हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, आपका साइंस सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, थैंक यू।